जी हां, हमास और इजराइल के बीच की जंग का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के 4 संकल्प विस्फोटक विध्वंसक, आज इस पर करेंगे बात, क्योंकि सीधे सीधे आईडीएफ ने यह ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांटा जा चुका है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन खतरा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल है जो शुरू से एक ही बात कह रहा है कि हमास को खत्म करके ही लेंगे दम। एक बार पीएम ने ऐलान किया, इजरायली पीएम ने ऐलान किया है कि हमारे लिए विजय ही अंतिम विकल्प है, और जब तक हम जीत हासिल नहीं करेंगे, इजराइल के इस रुख से सबसे ज्यादा तनाव में लेबनान है, क्योंकि यहां बॉर्डर पर 2006 के बाद सबसे विस्फोटक हालात हैं। इसलिए लेबनान ने अमेरिका से कहा है कि अब इजराइल को रोक लो, नहीं तो नई जंग शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी डिटेल आज आपके सामने होगी। सुरभि, हालांकि एक और बड़ी खबर यहां समझनी जरूरी है समीर, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी चिंता को लेकर यह खबर इंपॉर्टेंट है। आखिर कैसे गाजा के युद्ध से ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के भविष्य की चिंता सताने लगी है? क्या इजराइल और हमास की जंग के पीछे रूस है? क्या अमेरिका रूस के जाल में फंस गया है? ज़ेलेंस्की के एक बयान से ऐसे कई सवाल अब खड़े हो गए हैं, इसलिए समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां गाजा सिटी में इजरायली फोर्सेस की मौजूदगी अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। अगले 48 घंटे में गाजा सिटी में बड़े ऑपरेशन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर, और आईडीएफ की तरफ से कहा गया गाजा अब एक नहीं, इसे 2 हिस्सों में बांटा है। उत्तर और दक्षिण गाजा अलग अलग है। उत्तर गाजा में चारों तरफ इजरायली जवानों की मौजूदगी, समुद्री सीमा पर आईडीएफ की तैनाती, ये इस बात के बड़े संकेत हैं समीर, जहां अब आईडीएफ जिस तरीके से अभी तक इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था, अगले 48 घंटे में गाजा सिटी में बड़े ऑपरेशन को लेकर बड़े दावे, और गाजा सिटी में घुसेगी इजरायली फोर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। जी हां सुरभि, जिस तरह से नॉर्थ गाजा में आईडीएफ के जवानों की मौजूदगी इस वक्त बड़े पैमाने पर नजर आ रही है, वो सीधे संकेत है आने वाले वक्त में क्या करेगा इजराइल। क्या नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कब्जा तो नहीं हो जाएगा इजराइल का, यह भी सवाल है। गाजा में कैसे आईडीएफ तैनात है और क्या तैयारी है, ये देखिए। आईडीएफ ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इस वक्त उत्तरी गाजा में ऑपरेशन चल रहा है। सबसे ज्यादा सुरंगें और हमास के ठिकाने यहीं पर मौजूद हैं। समुद्री सीमा पर भी आईडीएफ की तैनाती है। चारों तरफ इजरायली सेना के जवान मौजूद हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी बड़ी तैनाती की गई है। तो नॉर्थ गाजा में इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और मैक्सिमम लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में शिफ्ट किया जा चुका है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की इस रणनीति को? नॉर्थ गाजा में बड़े पैमाने पर आईडीएफ की मौजूदगी क्या यह संकेत भी दे रही है कि आने वाले वक्त में पूरे नॉर्थ गाजा पर कब्जा हो सकता है इजराइल का? जी देखिए समीर, बिल्कुल इजराइल तो यही चाहता है कि नॉर्थ गाजा पर हम कब्जा करें, और अभी भी पूरे इजराइल में यही बात चल रही है, क्योंकि 2005 में इजराइल ने कब्जा छोड़ा था अपना गाजा पर, लेकिन इसकी जो डिफेंस और बाकी समुद्र की तरफ से जो भी डिप्लॉयमेंट थी, वो जो है उस पर इजराइल का ही नज़र थी, वही देख रहा था। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें होती रहीं। अभी जो प्रपोजल भी आप देखिए चल रहा है, अमेरिका चाहता है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो गाजा में आए, लेकिन वहाँ भी वो चाहते हैं कि नहीं हम तभी आए जबकि ये पैलेस्टीन एक नेशन टू नेशन थ्योरी बिल्कुल वो प्रैक्टिकल हो तब। नॉर्थ गाजा में जहाँ तक है, यहाँ पर हमास पूरी तरह कब्जा किए हुए है, और सबसे बड़ा थ्रेट वहीं से इजराइल को था। इजराइल भी अपने सेटलमेंट्स, आपको याद है, इसी नॉर्थ गाजा में कर रहा था, जिसको पैलेस्टीनियंस ने और हमास ने ऑब्जेक्ट किया था। लेकिन अभी जो हो रहा है, क्या दोबारा इजराइल कब्जा करेगा, और कब्जा करके क्या उसको रखना चाहेगा या दोबारा छोड़ेगा? अब 2005 के उस रेफरेंस को देखते हुए ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच आईडीएफ ने तो साफ कह दिया युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि गाजा में युद्ध लंबा चलेगा। जंग पर इजराइल का एक बार फिर से ये बयान सामने आया, ये कहते हुए कि सीज फायर को शब्दकोश से हटा दो, अब कुछ भी हो हम रुकने वाले नहीं हैं। जहां अमेरिका एक तरफ युद्ध को पॉज करने की बात कह रहा था,
उसको लेकर भी इजराइल साफ मना कर चुका है। सीज फायर जैसे शब्द को ही अब शब्दकोश से हटाने की आईडीएफ बात कर रहा है। यानी एक बार फिर से समीर, ये संकेत साफ है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। बिल्कुल, इसके सीधे संकेत भी इजराइल की तरफ से मिल रहे हैं। सीज फायर जैसा कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। कुल मिलाकर इजराइल ये बता रहा है। इजराइल के 4 संकल्प क्या हैं, ये देखिए आपके सामने आ गए। पहला, हमास का खात्मा। दूसरा, टेरर नेटवर्क का पूरी तरह से अंत। तीसरा, बंधकों की वापसी। जो तमाम बंधक इस वक्त हमास की कैद में मौजूद हैं, उन्हें सकुशल छुड़ा लेना हमास की कैद से। और चौथा, जीत ही विकल्प, यानी किसी भी हाल में जीत होकर रहेगी इजराइल की, यह बताने की कोशिश की जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, अभी सीज फायर नहीं होगा। याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि अभी सीज फायर हमास के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। सुरभि, बिल्कुल, लेकिन सिन्हा सर, इन 4 संकल्पों के तहत ही मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात समीर ने बताई हमास के खात्मे की। वो बात पहले दिन से कही जा रही है। टेरर नेटवर्क के अंत की बात, जिसको देखते हुए लगातार स्ट्राइक्स की जा रही है। लेकिन ये बंधकों की वापसी कैसे होगी? बंधकों की वापसी एक ही तरीके से हो सकती है कि फिजिकली इजरायली आईडीएफ के फोर्सेस टनल में घुसें और मिनिमम कैजुअलिटी इंश्योर करते हुए अपने पीओडब्ल्यूज को वहाँ से निकाल लें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हमास इतना बुद्धू नहीं है, वो एक जगह पीओडब्ल्यू नहीं रखा होगा। यदि 500 किलोमीटर का टनल है और पूरा नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है, तो वो 20-20, 15-15 की तादाद में रखा होगा पीओडब्ल्यूज को। तो 200 मतलब कम से कम वो आप मान के चलिए कि करीब 20 लोकेशन, 20 से 25 लोकेशन पे उसने रखा होगा। वो लोकेशन कहाँ है, कितने उसके लोग गार्ड कर रहे हैं हमास के लोग, जब तक ये इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आएगा तब तक कैलिब्रेट नहीं हो सकता है। और इस बीच में जब वो टनल में घुसेंगे और लोग हमास को पता चलेगा कब नज़दीक आ गए हैं, तो कुछ पीओडब्ल्यूज की हत्या कर दी जाएगी। ये है प्रश्न। जी जी, बिल्कुल 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 सर, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है, गाजा में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद हो गई है। यूएन वर्कर्स को भी यहां काम करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों से भी संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और गाजा में मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि गाजा पर WHO ने किस तरीके से चिंता जाहिर की है। एक और बड़ी खबर, गाजा में बिगड़ते हालात और बदतर होती स्थिति को देखते हुए ये चिंता जाहिर की गई है। संचार सेवाएं तत्काल बहाल हो और अस्पतालों के सामने बड़ी त्रासदी की बात भी कही जा रही है। और बड़ी खबर है, हमास के जवाबी हमले पर बोला आईडीएफ। नागरिकों के बीच छिपे हुए हैं हमास के लड़ाके। नागरिकों के बीच से हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला कर रहे हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया। हालांकि गाजा में जॉर्डन ने मदद पहुंचाई है। एक और बड़ी खबर आई है, फील्ड हॉस्पिटल के लिए सामान भेजा है। मेडिकल सामान एयर ड्रॉप किए गए हैं और जॉर्डन की एयरफोर्स के इस ऑपरेशन की ये तस्वीरें भी TV9 आपको दिखा रहा है, जहां गाजा में रात में जरूरी सामान गिराया गया है, पहुंचाया गया है। और अमेरिका में इजरायली राजदूत का बयान, आम नागरिकों को बचाने की जा रही है कोशिश, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ये बताया गया है इजरायल की तरफ से। अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची है। मिडिल ईस्ट में घातक पनडुब्बी की तैनाती इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा संकेत। हालांकि यूएस की ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां समीर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मिलिट्री जोन घोषित करते हुए एक बफर जोन ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन समुद्र से घेराव की रणनीति के तहत अमेरिका का यह सहयोग और अमेरिका की इस ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती एक और सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, यह समझना जरूरी है। अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसकी कीमत जानते हैं कितनी है? 264 अरब रुपए। इसकी एक एक डिटेल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लंबाई है इसकी 170 मीटर और सतह पर इसकी रफ्तार है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है।
हालांकि ये वॉरहेड इसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है और साथ ही 20 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 154 क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि इसकी रेंज की बात करें तो 11,300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और 1981 में जिस तरीके से ये बेड़े में शामिल हुई थी, ये सवाल समझना और जानना बहुत जरूरी है घोष सर कि आखिर इस तरीके से समुद्र के रास्ते जो तैनाती की जा रही है मिडिल ईस्ट में, ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती आखिर इतनी अहम क्यों हो जाती है, इस पर आपसे सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले इसकी मूवमेंट, अमेरिकी मूवमेंट को देखते हुए ये बड़ी इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल समीर हमारे पास है, जहां देखना होगा कि ये कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजिकल मूव है जहां असामान्य परिस्थितियों में ही इसकी मूवमेंट देखी जा रही है। बिल्कुल, क्यों अहम है ये अमेरिकी मूवमेंट, ये जरा समझिए। ईरान समेत सभी दुश्मन देशों के लिए खास संदेश छिपा हुआ है इस अमेरिकी मूवमेंट में। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, इलाके में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही तैनात हैं और अब ये बड़ी डिप्लॉयमेंट की गई है। गंभीर खतरा होने पर ही सबमरीन की तैनाती की जाती है, ये सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं और उसकी तैनाती की गई। हालांकि यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम देशों में लगातार गुस्सा भी इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी मूवमेंट पर सबकी नजर भी है। हालांकि इजरायल के साथ वजह से ये जो तनातनी बढ़ती जा रही है, ये संकेत क्या दे रहे हैं? क्योंकि नेवी ऑफिसर पीके घोष सर हमारे साथ है। समीर, उनसे सवाल करने से पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर देखते हुए खतरे को ही ये मूवमेंट और ये डिप्लॉयमेंट की गई है। जी हां, चीन और रूस के गठजोड़ को लेकर भी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन, रूस, ईरान और इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया जाए सुरभि, तो नॉर्थ कोरिया भी इस गठजोड़ का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अ क्विक रिएक्शन ऑन दिस, क्योंकि ये अमेरिकी मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग और इस तरीके से बढ़ता खतरा, ये खतरा आखिर कैसे बढ़ रहा है और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी कैसे बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी सबमरीन और ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन का तो हर वक्त किसी को भी पता नहीं चलता कि कहाँ डिप्लॉयड है। तो ये जो न्यूज़ में आया है, अमेरिका ने सबको बताया है कि देखिए हमारा सबमरीन अभी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में है, इसका मतलब ये है कि वो सबको बताना चाहते हैं, डेटरेंस यानी कि डराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान जो है अभी इस हमास और इस लड़ाई में जुट सकता है। दूसरे मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो सभी फ़लस्तीनियों के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए एक चेतावनी है सबके लिए कि देखिए हमारा सबमरीन यहाँ पर है। और यही नहीं, आपने देखा है कि 2 CBG यानी कैरियर बैटल ग्रुप्स पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक डेटरेंस के हिसाब से ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। ठीक है, इस डिप्लॉयमेंट की एक बड़ी वजह आप डेटरेंस के तौर पर देख रहे हैं और इस बीच मिडिल ईस्ट में हलचल जबरदस्त है। मिडिल ईस्ट के दौरे पर CIA डायरेक्टर भी पहुंचे हैं। बंधकों को लेकर लगातार दरअसल चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बंधकों पर हमास से बातचीत की जा रही है कोशिश। कई देशों में इंटेलिजेंस को लेकर बैठक होगी, कई नेताओं से भी मिलेंगे विलियम बर्न्स, ये जानकारी सामने आ रही। और एक और बड़ी खबर है इराक में अमेरिकी जवानों पर हुए हमले को लेकर, जहां ब्लिंकन के लौटते ही निशाने पर US आर्मी आई। हालांकि एरबिल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर यह खबर आई जब अमेरिकी जवानों को यहां निशाना बनाया गया। आपको बता दें, इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठन का यह हमला है। तो डेटरेंस की बात समीर यहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, अमेरिकी सैन्य ठिकाने जिस तरीके से टारगेट पर आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज ये खबर इंपॉर्टेंट है, जहां अब हमने देखा कि किस तरीके से जवानों पर ही हमला हुआ। एरबिल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, अमेरिकी जवान यहां टारगेट पर थे और ये एक ड्रोन अटैक था। और ये सब कुछ तब हुआ जब एंटनी ब्लिंकन खुद बगदाद में मौजूद थे। तो क्या इस हमले के जरिए एक बड़ा और सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर आक्रोश सीधे सीधे नजर आ रहा है। वहीं तुर्की का अगर हम रुख करें, ब्लिंकन अंकारा पहुंचते हैं। दक्षिणी तुर्की में अमेरिकी एयरबेस पर हल्ला बोला जाता है और प्रदर्शनकारियों ने यहां पर घुसने की कोशिश की। तो ये 2 घटनाएं कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। वो अमेरिका जो इजराइल के साथ इस जंग में खड़ा हुआ नजर आ रहा है त्रिपाठी साहब, लेकिन हम इस बीच ये भी देख रहे हैं जंग को तकरीबन 1 महीना हो रहा है और
दोहा में बैठकर हमास के बड़े बड़े लीडर अब तो खुलेआम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जी, गाजा में जो सुरंगें, जो टनल्स हमने बनाई हैं, वो आम लोगों के लिए नहीं है, आम नागरिकों के लिए नहीं है, वो तो हमारे लड़ाकों के लिए। तो जिनकी सेफ्टी का जिक्र करते हुए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, अब उनको ही अपने हाल पर छोड़ दिया है हमास ने, क्या ये माना जाए? बिल्कुल सही कहा समीर आपने। देखिए, जो टनल्स जिस तरह से बनी हैं वो कतई नहीं लगता कि ये आम आदमी के लिए बनी हैं या सिर्फ एयर अटैक से बचने के लिए बनाई गई हैं। ये जितनी भी जिस तरह ये टनल्स आप लोगों ने दिखाई हैं इस चैनल पर कई बार, वो जो है बिल्कुल बनी है सिर्फ ये लड़ाई के लिए। ये पूरी तैयारी थी जैसा इन्होंने बोला है, और ये वही कतर है जहाँ से अमेरिका की भी डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वहाँ पर है, उस जगह पर कंबाइंड ऑपरेशन हेडक्वार्टर है कतर में, और वहीं पर इसके हिजबुल्लाह के नेता जा रहे हैं, हमास के जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी जो है फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है वहाँ पर। तो ये देखिए, कतर एक हब बन गया है और वहाँ से हर एक अपनी डिप्लोमेसी चला रहा है। लेकिन जहाँ तक ये बात इसकी है कि हाँ, वहाँ गाजा में क्या हो रहा है, आम नागरिकों का क्या हो रहा है, उसकी परवाह सिर्फ लोग बोल रहे हैं, ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से रॉकेट हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान के दावे जरूर किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के किरियात शिमोना में भी रॉकेट हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आई, और हिजबुल्लाह का किरियात शिमोना में रॉकेट हमला था। ये रॉकेट हमले में कार कैसे तबाह हुई, आग कैसे इस गाड़ी में लगी, और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने। और उत्तर से दक्षिण गाजा जा रहे लोगों का एक ताजा वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सेफ रूट से दक्षिण गाजा के लिए निकले। ये उस वक्त की इमेजेस हैं। रविवार को उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए 4 घंटे का इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, 4 घंटे की मोहलत दी गई थी, और ऐसे में ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि नॉर्थ गाजा से तमाम लोगों ने साउथ गाजा की तरफ पलायन किया है, और भारी संख्या में जो नागरिक यहां पर मौजूद थे नॉर्थ गाजा में, वो साउथ गाजा पहुंचे। तो सेफ रूट की ये तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल पर भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए मिसाइल से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। मिसाइल हमले में एक बिल्डिंग कैसे तबाह हुई, तस्वीरें आपके सामने। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला हुआ है। आम नागरिक की कार पर गिरे गोले, हमले में सिविलियन कार कैसे हो गई तबाह, ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। तो आईडीएफ जवानों ने इस कार को निशाना बनाया था, हमला किया गया और यह कार पूरी तरह से तबाह हो गई। दक्षिणी लेबनान का यह इलाका है जहां पर इजरायली हमले हुए। उधर लेबनान बॉर्डर पर भी विध्वंसक झड़प हो रही है, दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमले की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां बमबारी की चपेट में कैसे आम लोग आ रहे हैं। देखिए, हालांकि हालात को देखते हुए लेबनान में लोगों की घबराहट बढ़ती जा रही है। लोगों ने अमेरिका से अब इसको लेकर गुहार भी लगाई है, लेकिन दूर इलाके से ली गई तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, आग के गोले नजर आ रहे हैं, और इसकी चपेट में आम नागरिक भी आ गए हैं। और देखिए, बॉर्डर पर बमबारी हो रही है। इस बीच अमेरिका से लेबनान ने क्या गुहार लगाई है, लेबनान क्या कह रहा है अमेरिका से, ये जरा समझिए। अमेरिका से लेबनान की गुहार, इजराइल हर दिन हमें उकसा रहा है, ये कहा गया है। हिजबुल्लाह भी जंग नहीं चाहता, ये बताया गया है लेबनान की तरफ से। हम हिजबुल्लाह से बात कर रहे हैं और मनाने की कोशिश की जा रही है। हिजबुल्लाह भी जंग के लिए तैयार नहीं है, वो जंग नहीं चाहता, ये बता रहा है लेबनान। हालांकि फिलिस्तीनी संगठनों से बातचीत को लेकर बड़े दावे यहां पर जरूर किए जा रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है किसी एक घटना से जंग छिड़ सकती है। लेकिन हालात को देखते हुए अब अमेरिका से लेबनान की इस गुहार का मतलब क्या है, क्योंकि लेबनान के लोग जंग नहीं चाहते हैं, ये बात बार बार दोहराई जा रही है। और यह भी लेबनान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि इजराइल पर अमेरिका अब दबाव बनाने की कोशिश करे और अमेरिका इजराइल को युद्ध छेड़ने से रोके। इजराइल नहीं माना तो किसी भी वक्त जंग छिड़ जाएगी, ये लेबनान ने बताया है। लेबनान की जमीन पर जो हमले हो रहे हैं उसके बाद लेबनान का यह रुख सामने आया है, जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह भी जंग नहीं चाहता।
हालांकि आज एक और बड़ी खबर समीर यहां पर आई है, क्योंकि गाजा जंग पर ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इस युद्ध से रूस खुश है। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया ये रूस का प्लान है और ये प्लान अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान सामने आया है और ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया कि ये रूस की प्लानिंग का ही हिस्सा है और रूस इस युद्ध से खुश है। ये ब्रेकिंग जरा चेंज करें, क्योंकि इस बीच जो खबर आ रही है उसके तहत ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा है और ज़ेलेंस्की के इस दावे में क्या बड़ी बातें कही गई हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समीर जानना और समझना चर्चा करने से पहले जरूरी है कि आखिर ज़ेलेंस्की ये किस आधार पर कह रहे हैं कि इजराइल जंग से रूस खुश है। बिल्कुल, दुनिया को बांटना ही रूस का मकसद था और रूस अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन से ध्यान हटाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई रूस की तरफ से, ये ज़ेलेंस्की का मानना है। दुनिया को दूसरी जंग में उलझा दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। हालांकि पहले यूक्रेन और फिर मिडिल ईस्ट में विवाद, ये इस बात को संकेत करते हुए, कोट करते हुए कह रहे हैं कि रूस अपने प्लान पर आगे बढ़ने में कामयाब रहा है, इसलिए हमारे लिए अमेरिकी फंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इस बात को स्पेक्युलेट किया भी जा रहा था कि अमेरिका इस युद्ध के हालात में किस स्तर पर मदद करेगा समीर। बिल्कुल, और यूक्रेन के कमजोर होने से यूरोप में अस्थिरता आएगी, यानी एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन पर कंसंट्रेट ज्यादा करे, ये मैसेज भी देते हुए वो नजर आते हैं। हम सबको एकजुट और मजबूत रहना होगा, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बताया गया है। यानी अभी जो फोकस है वो शिफ्ट होता हुआ अमेरिका का नजर आ रहा है और इजराइल की मदद ज्यादा करता नजर आ रहा है बनिस्बत यूक्रेन के। और इससे कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की खफा हैं, वो कह रहे हैं रूस तो अपने प्लान में, अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। हालांकि इस बारे में सिन्हा सर मैं आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इस बयान से क्या बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या रूस इस विवाद में सीधी भूमिका निभा रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 बड़े संकेत कैसे इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि हमास के साथ पुतिन का हाथ। यहां देखिए, पहला ये कि रूस अब वैगनर के जरिए सीधे हथियार भी भेज सकता है, क्योंकि रूस समर्थित वैगनर आर्मी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को हाईटेक एयर सपोर्ट देने जा रहा है और अब किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के पास डिफेंस सिस्टम भी समीर पहुंच सकता है। बिल्कुल, और ऐसा हुआ तो क्या होगा युद्ध भूमि में, इसका अंजाम ये हम आकलन कर सकते हैं। तीसरा संकेत यह है कि रूस ईरान के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है, ये ड्रोन हिजबुल्लाह से होकर हमास तक भी पहुंच सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट संकेत है, हमास डेलीगेशन का ये मॉस्को दौरा सभी को याद है, जिसको लेकर समीर आप एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे थे। कई तरह के कयास इस दौरान लगाए गए थे। जी हां, और 5वां संकेत है मानवीय मदद, यानी दवाओं और जरूरी सामान के लिए डायरेक्ट सपोर्ट। हमारे साथ सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, और ये बात तो पहले से ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके पीछे रूस भी हो सकता है। रूस ने वाया ईरान इजराइल को मुश्किल में डाला ताकि अमेरिका यहां पर घिर जाए और यूक्रेन से उसका फोकस शिफ्ट हो जाए। क्या ऐसा है? ज़ेलेंस्की की बातों में कुछ दम है क्या? नहीं, ज़ेलेंस्की की बातों में कुछ नहीं, 100% दम है। 100% दम है। वो दम इसलिए है कि पहले फोकस था अमेरिका का यूक्रेन पर सिर्फ, बिल्कुल, अब वो फोकस शिफ्ट हो गया है। प्रायोरिटी 1 पहले था यूक्रेन, अब प्रायोरिटी 2 हो गया है, प्रायोरिटी 1 हो गया है गाजा। तो जब प्रायोरिटी 1 हो गया तो स्वाभाविक है कि जो मटेरियल सपोर्ट, फंडिंग ज़ेलेंस्की को मिल रहा था उसमें गिरावट होगी, तो वो तो तड़पड़ाएगा। और रूस ने बहुत चालाकी से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो शिफ्ट कर दिया है कि अब इसको संभालो, क्योंकि तुम्हारा प्रायोरिटी 1 ये है। तो ज़ेलेंस्की कमजोर पड़ रहा है, दुश्मन यदि कमजोर पड़ रहा है तो रूस तो खुश होगा ही। प्लस जो एक्सपेंडिचर है अमेरिका के इकोनॉमी पर पड़ेगा ये एडिशनल फ्रंट खोलने से, कहा जा रहा है कि $60 बिलियन देने। बिल्कुल, और इसीलिए तो ज़ेलेंस्की जो है वो बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका को ज्यादा तवज्जो यूक्रेन पर देने की जरूरत है। ये तो पुतिन जो चाहते थे वही हो रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।